नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube के इस मंच पर। बहुत ही बड़ी खबर लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आप लोगों को उस खबर के बारे में बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, जिस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि भारत के चीफ जस्टिस B.R. गवई अपना विदाई भाषण दे रहे थे, उस समय देश के अलग अलग 6 जगहों पर बुलडोजर चल रहा था। वही बुलडोजर जिसके खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने फैसले में कहा था, जब कानून का राज नहीं होता है तभी बुलडोजर चलता है, यानी बुलडोजर कानून के राज को खत्म करता है और इससे न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन विदाई हो रही है, इस देश के बुलडोजर बिल्कुल इस देश के अंदर चल रहा है। अपने विदाई भाषण से ठीक पहले जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकल कर आया, और इस पीठ में खुद चीफ जस्टिस B.R. गवई भी मौजूद थे। 5 जजों की बेंच थी। उसमें जो फैसला दिया गया उसने एक बार फिर इस देश की उन राज्य सरकारों की सांसों को अटका दिया है, जो राज्य सरकार यह मानकर चलती है कि वह जब चुनी हुई सरकार कोई विधेयक विधानसभा में पास करे और राज्यपाल उसे लटका दे तो उसमें कोई वक्त तो निर्धारित होना चाहिए, और यह वक्त तो राष्ट्रपति के लिए भी निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि चुनी हुई सरकार कोई विधेयक पास कर रही है तो उसे लंबे वक्त तक कैसे लटकाया जा सकता है, और उस पर ध्यान देना ही होगा। इसलिए जिस वक्त इस देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस संजीव खन्ना थे, तो उनके वक्त में एक फैसला आया और मियाद दी गई कि दरअसल 3 महीने से ज़्यादा का वक्त कोई भी नहीं लगाएगा, यानी कोई भी राज्यपाल जब कोई भी राज्य सरकारें फैसला विधानसभा में विधेयक पास करके उनके पास भेजेगी तो राज्यपाल को 3 महीने के अंदर अंदर उसके अंदर निर्णय देना होगा। लेकिन चीफ जस्टिस गवई के दौर में वह फैसला बदल गया। कहा गया म्याद तय करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यानी इस देश में जो राज्य और केंद्र सरकार टकराते हैं उसमें यह कोई भी मायने नहीं रखता है कि राज्यपाल की नियुक्ति इस देश में चुनी हुई दिल्ली में बैठी सरकार इस दौर में पॉलिटिशियंस को नियुक्त कर रही है, और वही पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर वह अड़ंगा डालती है। और यह बात खुलकर इस दौर में कम से कम पश्चिम बंगाल में तो पूरे उफान पर है, अन्य राज्यों में रही, लेकिन आज की तारीख में बंगाल में तो माना जा रहा है कि राजभवन दरअसल पॉलिटिशियंस का अड्डा है। बहरहाल चीफ जस्टिस B.R. गवई अपने विदाई भाषण से पहले यह निर्धारित कर ही नहीं पाए कि दरअसल इस देश में इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका SIR के जरिए उभर कर सामने आई है उस पर कोई फैसला होना चाहिए। पूरा बिहार चुनाव बीत गया, फैसला नहीं आया, और संयोग से आज जब केरल में इस पर आपत्ति की गई SIR अगर होगा तो वहाँ पर उनके वहाँ निकाय चुनाव 9 और 11 दिसंबर को होने हैं, तो इसे कम से कम रोक तो दीजिए, क्योंकि एक तरफ निकाय चुनाव की तैयारी में तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए हैं और दूसरी तरफ आप SIR करा रहे हैं। तो खाना पूर्ति के लिए एक झटके में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया और ये कहते हुए भेजा कि ध्यान दीजिए इस पर वहाँ पर निकाय चुनाव हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने विदाई भाषण में लगभग 36 घंटे पहले एक फैसला देते हैं दिल्ली से सटे हुए अरावली की पहाड़ियों को लेकर, और लगातार इस पर शोर मचता रहा कि दरअसल वहाँ पर जिस तरीके का खनन हो रहा है वो खनन दिल्ली के भीतर प्रदूषण बढ़ाता है, और उस खनन के जरिए जो बड़ी तादाद में बिल्डर और माफिया और माइनिंग माफिया है वह बड़ी तेजी से पनप रहे हैं और कहीं पूरे पहाड़ को ही खत्म ना कर डाले। लेकिन जो फैसला दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ गवई के जरिए उसमें कहा गया नहीं, पूरी तरीके से नहीं रोक सकते हैं। अगर पूरी तरीके से रोक देंगे तो वहाँ पर लैंड माफिया माइनिंग शुरू हो जाएगी और वह माफिया धीरे धीरे क्रिमिनलाइजेशन की दिशा में बढ़ेंगे, तो पूरे तरीके से तो रोक नहीं लगेगी। हाँ, कुछ आंशिक रोक लगाई जाएगी, यह भी फैसला रहा। इस पूरी परिस्थिति में चीफ जस्टिस गवई को विदाई भाषण के वक्त फुसफुसाहट उस कैमरे के भीतर भी थी। पहली बार इस देश में चीफ जस्टिस पर किसी ने जूता फेंका, वह भी एक वकील ने, और यह कहते हुए फेंका था, और उसके बाद फेंकने के बाद एक और बात कही थी। फेंकते हुए कहा था कि दरअसल यह सनातन पर हमला कर रहे हैं, भगवान विष्णु का इन्होंने अपमान किया है, और फेंकने के बाद उन्होंने कहा कि दरअसल यह एक दलित चीफ जस्टिस है और मैं भी दलित हूँ।
यह उस वकील ने कहा था जिसने जूता फेंका था, और पहली बार यह भी रहा कि उसमें कोई सजा नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने चीफ जस्टिस की तारीफ की कि देखिए उन्होंने कितनी खामोशी से मामले को निपटा दिया। देश भर के भीतर इसको लेकर अलग अलग तरीके से ना सिर्फ हंगामा मचा, शोर मचा, बल्कि यह भी सवाल बड़ा हो गया, क्या इस तर्ज पर अब इस देश की शासन व्यवस्था सत्ता तक पहुंच चुकी है जहां पर सुप्रीम कोर्ट को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच अपने विदाई भाषण में चीफ जस्टिस गवई ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं बौद्ध धर्म का पालन करता हूं, लेकिन मैंने किसी भी धर्म का गहन अध्ययन नहीं किया है। मैं वास्तव में धर्म निरपेक्ष हूं, सेक्युलर हूं। और कहा कि क्या हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सभी धर्म में मैं विश्वास करता हूं। तो बात आज उनकी इसी बात से शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि मैं बुद्धिज्म को सपोर्ट करता हूं, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान भी करता हूं। आपके जहन में यह सवाल आ सकता है कि इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सेक्युलर है, लेकिन फिर ऐसा क्या रहा कि इस दौर में सनातन, इस दौर में भगवान विष्णु का अपमान, इस दौर में मस्जिदों को लेकर उठते हुए सवाल, इस दौर में मंदिरों को लेकर उठते हुए सवाल, इस दौर के भीतर सांप्रदायिकता की राजनीति, यह सब कुछ क्यों हो रहा था। और इन सब को लेकर इस देश के सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले दिए जा रहे थे जिसमें वह इस बात का खुले तौर पर ऐलान करता रहा कि हमारा संविधान भी सेक्युलर है और सेक्युलर दृष्टि से इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चलना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में कोई कदम बढ़ाए? शायद नहीं बढ़ाए, और बहुत सारे फैसले इस दौर में सांप्रदायिकता तले और भारत की राजनीति में एक विभाजन रेखा खींचते चले गए। लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस गवई जब विदाई भाषण दे रहे थे और विदाई भाषण में वे खुद को सेक्युलर बता रहे थे और इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, तो इस देश की पॉलिटिक्स सेक्युलर क्यों नहीं है? और खुले तौर पर इसका खुला नज़ारा हर चुनाव में देखा गया, यहाँ तक कि यह बिहार के चुनाव में भी खुलकर नजर आया। बात इतनी भर नहीं है, सवाल है कि इस वक्त देश के तमाम इंस्टीट्यूट कटघरे में खड़े हैं, राजनीतिक सत्ता से प्रभावित बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में संविधान की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या होगी? यह भी शायद महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि इस दौर में कम से कम सोचने के लिए एक बेचैनी तो पैदा करता है। और यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि जो आखिरी फैसला चीफ जस्टिस की तरफ से निकल कर आया वो प्रेडेंशियल रेफरेंस को लेकर था और उसमें 5 जजों की मौजूदगी थी। चीफ जस्टिस गवई, जस्टिस कांत थे, सूर्यकांत जो अब नए चीफ जस्टिस बनेंगे 23 तारीख को, 24 तारीख को जस्टिस विक्रमनाथ थे, जस्टिस PS नरसिम्हा थे, जस्टिस अतुल S चंद्रकार थे। और जो प्रेजेंशियल रेफरेंस आया उसमें उन्होंने अपना फैसला जो दिया उसकी आखिरी सुनवाई करते वक्त की पारित विधेयक को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए कोई भी समय सीमा तय नहीं की जा सकती। तमिलनाडु ने इस मुद्दे को उठाया था, जो दर्जन से ज़्यादा विधेयक राज्यपाल के पास पड़े थे और तब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना थे। उन्होंने कहा था मियाद होनी चाहिए। ऐसे में तो अब आप टालमोल करते चले जाएंगे, क्योंकि जिस देश के अंदर चुनी हुई सरकारों की भी मियाद होती है तो इस चुनी हुई सरकार की अपनी मियाद के भीतर वह हर काम को एक मियाद के तहत करना चाहेगा, यानी एक टाइम फ्रेम तो होगा। चीफ जस्टिस गवई के दौर में वो फैसला बदल गया। और महत्वपूर्ण तो यह भी है कि जब फैसला बदलता है तो फैसला कौन लिख रहा होता है इस पर सबकी नज़र होती है। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा, कोर्ट में कहा फैसला कोर्ट के नाम से आएगा, यह एक मत से होगा और यही कोर्ट की आवाज़ है। यानी सामान्य तौर पर फैसले कौन सा जज लिख रहा है इस दिशा में बात की जाती है। इससे पहले याद कीजिएगा तो 2019 में जब अयोध्या का फैसला आया उस वक्त किसने वह फैसला लिखा है नहीं बताया गया था और वह फैसला कोर्ट के जरिए निकल कर आया था। यह अलग मसला है। बाद में चीफ जस्टिस बने DY चंद्रचूड़ ने खुले तौर पर एक इंटरव्यू में कहा, एक भाषण में कहा, एक सेमिनार में कहा, मैंने लिखा था और लिखते वक्त उनके जहन में जो धर्म के सवाल थे वो भी उठ रहे थे। और यहाँ पर इस देश की राजनीति धर्म के सवाल पर उलझी हुई है और संविधान सेक्युलर है, चीफ जस्टिस सेक्युलर है। लेकिन महत्वपूर्ण इतना ही नहीं, इस फैसले से ठीक पहले जो एक और फैसला दिया गया जिसमें
डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्ति जो डायरेक्ट होती है और जो प्रमोशन से होती है, उसमें जो हायरार्की का जो मामला उलझा हुआ था उस पर भी फैसला दिया गया और खुले तौर पर फैसला देते वक्त कहा गया इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। लेकिन वो फैसला भी कौन लिखेगा, यह भी कोर्ट के हवाले कर दिया गया। यानी एक नई परंपरा भी बनी। विदाई समारोह से पहले लगातार 2 जजमेंट में कोई फैसला कौन लिख रहा है यह नहीं बताया गया और वह कोर्ट के हवाले कर दिया गया। नमस्कार, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को कानून की जानकारी हो। और नए चीफ जस्टिस के आने से पहले वर्तमान चीफ जस्टिस ने जो 2 बड़े महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं और जो मैंने अपने वीडियो में बताए हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने। नमस्कार, धन्यवाद। नीतीश कुमार जी को हमारा फिर से 10वीं बार नीतीश कुमार की सरकार बनने पर हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।